हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स और स्टेजेस इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो कोई भी प्रोपोनेंट अगर कोई प्रोजेक्ट प्रपोज करते हैं जिसमें मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है तो उनको ईआईए के थ्रू पास होना होता है। तो उसमें कौन से स्टेजेस होते हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। So these are the major steps or stages which are generally followed for the EIA process in India. सबसे पहला स्टेज होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है फिल्टरिंग करना कि जो भी हम प्रपोज कर रहे हैं प्रोजेक्ट उसको EIA की जरूरत है या नहीं। तो इसी स्टेज पे हमको डिसाइड करना है कि वेदर वी शुड गो फॉर द कंप्लीट प्रोसेस और नॉट, डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल एग्जामिनेशन। सेकेंड स्टेज आता है स्कोपिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ रेफरेंस, TOR। तो उसमें ये पता चलता है कि हमारा EIA कौन से रेंज का होगा या कितना एक्सटेंट का होगा, उसकी बाउंड्री लिमिट क्या होगी, उसके स्कोप क्या होंगे, कौन से एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स हमको इंक्लूड करने होंगे। तो वो सब इसमें आता है। नेक्स्ट इज बेसलाइन डेटा। कोई भी स्टडी हम करेंगे तो उसको हम कंपेयर करेंगे विद सम इनिशियल डेटा। तो इनिशियल एनवायरमेंट का कंडीशन क्या है उसके रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्शन होता है उसे बेसलाइन डेटा बोला जाता है। तो इनिशियल कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट बिफोर प्रोजेक्ट और आफ्टर प्रोजेक्ट क्या होगा वो हमको EIA में इंक्लूड करना है। सो नेक्स्ट क्या होगा, इम्पैक्ट एनालिसिस। हमारी प्रोजेक्ट की वजह से क्या एनवायरमेंट पे फिजिकल, बायोलॉजिकल या सोशल, कल्चरल क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्रेडिक्ट करना विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स एंड उसका इवेल्युएट करना कि कितने लेवल का इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसे बोलते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस। तो उसमें मेनली आइडेंटिफिकेशन, प्रेडिक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ इम्पैक्ट आता है। अभी हमको पता चल गया कि एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट तो हो रहा है, कितने लेवल तक का हो रहा है, कितने बाउंड्री लेवल तक जा रहा है, कौन कौन अफेक्टेड पीपल है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेज होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम एक्शन या कोई प्रपोजल दे रहे हैं कि जैसे एयर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट या वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। सो व्हाट आर द एक्शंस टू रिड्यूस एंड अवॉइड द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट that we have to propose here in mitigation plan। अभी हमारा जो भी है वो सब डेटा हमको एक प्रॉपर फॉर्मेट में फॉलो करके एज पर रिक्वायरमेंट प्रिपेयर करना होता है। तो वो रिपोर्टिंग करना होता है टू द डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो उसके लिए ये होता है EIA का रिपोर्ट जिसे बोला जाता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। जो मेन रिपोर्ट है उसमें ऑल दिस कंडीशंस आर मेंशन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। उसके बाद पब्लिक हियरिंग होता है। पब्लिक का पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज पास के जो भी लोग हैं उनके ऊपर वो इफेक्ट कर रहा है। तो उनको इन्फॉर्म करना, उनके जो भी कंसर्न्स है, उनके जो भी सजेशंस है वो सब जानना ज़रूरी है। तो जो भी लोकल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी तरफ से ये पब्लिक हियरिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें पब्लिक कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन, उनके सजेशंस लिए जाते हैं जिसे पब्लिक हियरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट होता है रिव्यू ऑफ EIA। अभी जो भी रिव्यू जो है वो बेस्ड ऑन उसकी एडिक्वेशन इफेक्टिवनेस ऑफ EIA रिपोर्ट। जो भी EIA में चेंजेस किए आफ्टर पब्लिक कंसल्टेशन वो सब फाइनल रिपोर्ट रिव्यू कमेटी के पास जाते हैं। जो एक्सपर्ट कमेटी होती है वो सब चेक करते हैं। उसके बाद होता है डिसीजन मेकिंग, whether the project is allowed for further environmental clearance or it may be rejected depending upon the recommendations। and last, post environmental clearance monitoring। मतलब एक बार जब प्रोजेक्ट हम कमीशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो भी हमने एनवायरमेंटल क्लियरेंस के वक्त जो भी कमिटमेंट्स किए थे वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उसका मॉनिटरिंग करना, इसे बोला जाता है पोस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मॉनिटरिंग। तो शॉर्ट में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अभी थोड़ा सा हम डिटेल में ऑल दिस 10 स्टेजेस वी विल स्टडी। Now we will see all these 10 stages in detail। So first is screening। as I told you ये filtering process है। प्रोजेक्ट या एक्टिविटी को EIA करने की जरूरत है कि नहीं वो डिसाइड करना है। तो कौन से बेस पे डिसाइड करेंगे, तो उसके क्राइटेरिया है स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है, हैवी इन्वेस्टमेंट है, कितना कौन से टाइप का डेवलपमेंट है, लोकेशन क्या है। तो ये सब जो कंडीशन है वो हमारे EIA के नोटिफिकेशन में दिया होता है जो 2006 का है। लेटेस्ट अभी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है 2020 का। तो उसके हिसाब से देखना होता है कि वेदर द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड EIA और नॉट। तो जनरली इन इंडिया as per the notification, project A category it is compulsory and B1 category। तो A category नेशनल लेवल का अप्रूवल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड बी दैट इज स्टेट लेवल का परमिशन चाहिए।
सो B1 कैटेगरी, B2 कैटेगरी को EIA नहीं चाहिए। तो ये इसका आउटपुट जो होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस का, उसे बोला जाता है इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन, IEE। तो उसी के बेस पे हमको पता चलता है कि EIA जरूरत है कि नहीं। सो फर्स्ट इज स्क्रीनिंग, EIA करवाना है कि नहीं। चलो अब EIA करवाना है तो हमको जाना होगा स्कोपिंग में। तो वो आइडेंटिफाई करता है कि एनवायरमेंटल इश्यूज, और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ अवर EIA, बिकॉज वो स्कोप एक्सटेंट ऑफ EIA रिपोर्ट दिखाता है हमारी बाउंड्री लिमिट क्या है, कितने किलोमीटर तक का एरिया हमको स्टडी करना है, कितना टाइम लिमिट में हमको उसको कंप्लीट करना है, कितने सीजन के डेटा कलेक्शन करने हैं, कौन से एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स हमको आइडेंटिफाई करने। इन सब में हम पब्लिक पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जो भी लोकल पब्लिक है, वो भी डिबेटेबल इश्यू है, तो उसके लिए हम जो भी प्रपोनेंट है वो उनका हेल्प लेके वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट, कौन सी मेथड हम फॉलो करें। अफेक्टेड पीपल है उनका रिव्यू लेना यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई चेंजेस करने हैं हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो वो सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट इश्यू है, कुछ मिस ना हो जाए, वो सब हमको TOR, दैट इज टर्म्स ऑफ रेफरेंस या स्कोपिंग में इंक्लूड करने होते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, जिसमें हम सब कुछ बाउंड्री वगैरह, टाइम लिमिट, एवरीथिंग, ऑल द पैरामीटर्स दैट आर प्रॉपरली आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट स्टेज इज बेसलाइन डेटा। अभी हमारा सब कुछ फिक्स हो गया है, तो हमको बेसलाइन डेटा कलेक्शन करना बहुत जरूरी है फॉर ऑल द एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। सपोज वाटर क्वालिटी है, तो सपोज वहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, तो उसका इनिशियली उसके सभी पैरामीटर्स कौन से हैं, एयर की क्वालिटी क्या है, फ्लोरा एंड फोना की क्या कंडीशन है, वो सब हम इसके अंदर बेसलाइन डेटा में करते हैं। सो फुल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसके लिए आइडेंटिफाई करना, इनिशियल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज बेसलाइन डेटा। अभी बेसलाइन डेटा के बाद इम्पैक्ट एनालिसिस आता है। तो अभी आइडेंटिफिकेशन, प्रेडिक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑल दिस इम्पैक्ट ऑन वेरियस एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स दैट आर टू बी फॉलोड। तो मेजर दो स्टेजेस इसमें गिने जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन करना, तो स्कोपिंग रेंज में तो हमने आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे भी अगर हमको लगता है तो नए इम्पैक्ट्स हम उसमें डाल सकते हैं आफ्टर पब्लिक कंसल्टेशन। प्रेडिक्शन एंड इवेल्युएशन, प्रेडिक्शन मतलब सपोज एयर का क्वालिटी है तो कितना लेवल तक बढ़ सकता है, SOx, NOx या फिर SPM, RSPM एक्सेट्रा। वाटर की क्वालिटी कितनी हायर जा सकती है इन टर्म्स ऑफ BOD, COD और वट एवर पैरामीटर्स विच आर डिसाइडेड। तो इट में बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं। सीवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट, उसके लिए जो सब मेथड्स आते हैं वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। रिवर्सिबल चेंज हो रहा है तो वो लो इम्पैक्ट है, मतलब कम इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरमेंट में। इरिवर्सिबल मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो सब आइडेंटिफाई करना, प्रेडिक्ट करना, उसका एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि शॉर्ट टर्म दैट इज 3 to 9 years इम्पैक्ट, मीडियम टर्म दैट इज 10 to 20 year इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म दैट इज बियॉन्ड 20 years। तो कितने साल तक इम्पैक्ट हो सकता है, उसका ड्यूरेशन, उसका इंटेंसिटी, ये सब आइडेंटिफाई करना, उसका एनालिसिस करना और इवेल्युएशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कैन नो दैट कि एनवायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितने लेवल तक का इम्पैक्ट हो रहा है, उसका स्केल कितना है। तो अगर हमको स्केल पता है तो नेक्स्ट स्टेज आता है उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो ऑल दोज एक्शंस दैट आर डन टू रिड्यूस और अवॉइड, और इफ पॉसिबल रेमेडी सजेस्ट करना टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो जो भी हम रिकमेंडेड एक्शंस है, कोई भी हम ऑफसेट प्लान टू कॉम्पनसेट द एडवर्स इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करके पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ, या जो भी प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स है उसको कैसे हमारे स्कोप में ऐड कर सकते हैं, वो सब हमको देखना है। तो उसमें मिटिगेशन प्लान प्रपोज करना होता है, उसमें मेन होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, सो दैट गाइड्स टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। सो EMP इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसमें सब कुछ हमको पता चलता है कि हमको हमारी एनवायरमेंटल क्लियरेंस की कंडीशंस क्या है बेस्ड ऑन आवर एनवायरमेंट, एंड उसके लिए डिटेल मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब हमको इंक्लूड करना है। क्योंकि हम सब प्रपोज तो कर रहे हैं कि हम अगर एयर वाटर लैंड या फिर जो भी कुछ इफेक्ट हो रहा है उसको हम कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमको इसमें मेंशन करना होता है। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिटिगेशन। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग टू डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो उसके लिए मेन आता है EIS। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं फॉर द एनवायरमेंटल अप्रेजल टू द कमिटी। सो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे DPR बोलते हैं, क्वेश्चनर होता है, देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, देन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, then human exposure assessment location. So these are some of the data that you have to furnish.
उसमें EIS मेन होता है, क्योंकि यही मेन आउटपुट रिपोर्ट होता है जिसमें डिटेल्ड में हमको मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन मेंशन किए होते हैं. So these are important things that are to be proposed or that are to be provided to the authority, those would decide कि आपको environmental क्लियरेंस मिलेगा कि नहीं. ये सब जब उनके पास पहुंच जाता है तो उसके बाद पब्लिक हियरिंग किया जाता है. पब्लिक हियरिंग का मेन पर्पज ये है टू इन्फॉर्म द एंटायर कम्युनिटी हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. उनको ग्राउंड EIA फाइंडिंग जो भी है उसका रिलेशन ग्राउंड रियलिटी के साथ है कि नहीं, जो भी स्टेक होल्डर्स मतलब उससे जो रिलेटेड लोग हैं जिन पे भी इफेक्ट हो सकता है उनके साथ कंसल्टेशन करना और उनको भी एक एज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूड करना. जो भी एग्जीक्यूटिव समरी होती है EI की वो सब उनको दी जाती है. जनरली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये ही पब्लिक हियरिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें जो भी लोकल अफेक्टेड पीपल है, बोनाफाइड लोकल रेसिडेंट जो होते हैं, लोकल एसोसिएशन, एनवायरमेंटल ग्रुप एक्टिव जो होते हैं उस एरिया में, या कोई भी पर्सन जो उससे अफेक्टेड है उस पर्टिकुलर साइट से, तो उन सबको वो इनवाइट किया जाता है. नॉर्मली न्यूज़पेपर में और उनकी वेबसाइट पे ये सब पब्लिक हियरिंग का नोटिस आता है. लोगों को अवेयर किया जाता है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे आ रहा है. आपको अगर आना है और आपने सजेशंस देना है और आपको ये अटेंड करना है तो आप आ सकते हैं. इन सब से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो ओरल या रिटर्न सजेशंस दे सकते हैं टू द रिस्पेक्टिव स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो उनको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना, बिकॉज इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. और ये EIS का समरी वगैरह भी उनको पब्लिक डोमेन में रखना जरूरी है ताकि सबको पता चले कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका इतना इतना इम्पैक्ट हो रहा है और जो भी सजेशंस है हमने उसको इंक्लूड करने हैं. नेक्स्ट आता है रिव्यू ऑफ EIA. अभी फाइनल पब्लिक रिपोर्ट बनेगा क्योंकि पब्लिक कंसल्टेशन हो चुका है. जो भी सजेशंस है वो सब इंक्लूड करके उसके बाद ये रिव्यू प्रोसेस में जाता है बेस्ड ऑन द कमेंट्स एंड इनपुट्स ऑफ द स्टेक होल्डर. उसमें उसकी एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस चेक की जाती है EIA रिपोर्ट की. जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सब डिसीजन मेकिंग बॉडी के पास जाएगा और वो अभी डिसीजन लेंगे बेस्ड ऑन दैट रिवाइज्ड रिपोर्ट. डिसीजन मेकिंग, डिसीजन यही है कि प्रोजेक्ट को हमको हाँ करना है या ना करना है. रिजेक्शन और अप्रूवल और सम फर्दर चेंजेस. अगर कुछ माइनर करेक्शंस है, अगर आउटराइट बहुत ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट हो रहा है तो आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा. पर थोड़े करेक्शंस अगर करने हैं, कुछ एनवायरनमेंट के एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, कुछ EMP में कुछ सजेशंस देने हैं, ऐसे कुछ माइनर चेंजेस होते हैं तो वो भी दे सकते हैं या तो फुल अप्रूवल भी हो सकता है. बेस्ड ऑन वट एवर रिकमेंडेशन, जो भी एक्सपर्ट्स है वो सब थोरो रिव्यू करते हैं वो EIS एंड अदर डॉक्यूमेंट्स का, उसके बेस पे फाइनल डिसीजन लिया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग. अभी वंस अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है. तो जब भी प्रोजेक्ट कमीशन होता है या स्टार्ट करना होता है तो पोस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मॉनिटरिंग इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ EIA. उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमने एनवायरमेंटल क्लियरेंस कंडीशंस के लिए जो भी हमने प्रेडिक्शन किए हैं, आइडेंटिफिकेशन किए हैं, इम्पैक्ट एनालिसिस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ये जो सब प्रपोज किया है उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाता है. मॉनिटरिंग कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑपरेशन फेज में होती है. जो भी प्रोजेक्ट में जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस कंडीशन में कमिटमेंट्स दिए गए हैं वो कॉम्प्लाई हो रहे हैं कि नहीं, जो भी EIS रिपोर्ट में प्रेडिक्शंस दिए गए हैं वो सच में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो सब चेक करना, ये होता है पोस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मॉनिटरिंग. मतलब इस एनवायरमेंटल क्लियरेंस के जो भी कंडीशंस थी वो सही में ऑन फील्ड जब प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तब वो फॉलो हो रहा है कि नहीं सेटिस्फैक्टरीली, वो सब देखना. इट इज कॉल्ड एज पोस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मॉनिटरिंग. आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस 10 स्टेप्स, इंडिया में नॉर्मली एनवायरमेंटल क्लियरेंस कोई भी प्रोजेक्ट को दिया जाता है ताकि एनवायरमेंट को हार्म ना हो और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर चले, डेवलपमेंट भी हो और एनवायरमेंट का भी नुकसान ना हो. This is the chart that shows all these stages. Proposal, identification, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है तो हमको आइडेंटिफाई करना है, स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू पास होना है. इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बेस पे पता चलेगा कि EIA के लिए जाना है यस और नो. नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है एनवायरमेंट पे तो EIA नहीं करवाना. पर अगर करवाना है तो सबसे पहले स्कोप डिसाइड करना है, एक्सटेंट एंड रेंज, टाइम लिमिट, बाउंड्री, ये सब, देन इम्पैक्ट कितने हो रहे हैं,
उसका इम्पैक्ट एनालिसिस जिसमें आइडेंटिफिकेशन, प्रेडिक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑल दोज impacts that are to be done. अभी जब हम स्कोप डिसाइड करते हैं तो उसमें भी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट करना जरूरी है, जैसे मैंने डिटेल में डिस्कस किया क्या क्या एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट करके हम अपना जो TOR है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। इम्पैक्ट एनालिसिस के बाद कैसे रोकना है, उसके लिए मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान प्रपोज करना, उसके बाद फाइनल EIA रिपोर्ट तैयार करना जिसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट बोला जाता है। उसके बाद वो रिव्यू किया जाता है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट दैट इज पब्लिक हियरिंग, उसके बाद वो रिव्यू के लिए जाएगा, जो भी स्टेक होल्डर्स के सजेशंस है वो सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद रिव्यू किया जाता है, जो भी डिसीजन कमिटी होती है जो डिसीजन मेकिंग के लिए, वो नॉर्मली एक्सपर्ट्स होते हैं, वो थोरो रिव्यू करते हैं पूरा रिपोर्ट का और जो भी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिशन किया उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा, ये प्रोजेक्ट आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर अप्रूव हो गया तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन फॉलो अप एनवायरमेंटल क्लियरेंस की कंडीशंस है वो सब फॉलो हो रही है कि नहीं वो सब चेक करना है। एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स टू द इफेक्टिव फ्यूचर EIA। जो भी इंफॉर्मेशन है हम यूज करके फ्यूचर EIA के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं। एंड पोस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस का जो भी मॉनिटरिंग है वो सब करना होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता है तो आप उसको वापस रीडिजाइन कर सकते हैं, जो भी कंडीशंस उसमें प्रॉब्लमेटिक है वो सब रेक्टिफाई कर सकते हैं और वापस रीसबमिट भी कर सकते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस दैट आर टू बी फॉलोड फॉर एनी न्यू प्रोजेक्ट, और कुछ भी मतलब मॉडिफिकेशंस हम कर रहे हैं तो ये इसको फॉलो करना जरूरी है। और हमारे यहाँ पे EIA के नोटिफिकेशन लास्ट 2006 का और अभी लेटेस्ट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन EIA का 2020 है, उसमें जो भी कंडीशंस शेड्यूल में दी गई है उसके हिसाब से ये पूरा EIA प्रोसेस सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। और जो भी प्रोजेक्ट्स जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे और जितना बेनिफिट एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस को बैलेंस करे, ऐसे ही प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है। सो आई होप दैट ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू।